शिकारी और खाद्य संग्राहक ऐसे समाज की जानकारी, विस्तृत जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जानने के बाद हम थोड़ा जानें कि ये पाषाण युग क्या है। पाषाण युग का अर्थ क्या है। पाषाण यानी पत्थर। मैं पुनः दोहरा दूं, पाषाण यानी पत्थर। प्रारंभ में जो मानव है वह भोजन उगाता तो नहीं था, उत्पन्न तो नहीं करता था, वो उत्पन्न करने वाला प्राणी ही नहीं था। वह तो केवल कंदमूल और जो भी जानवर वगैरह की लाश मिलती थी उसको खाता था और उसके आधार पर अपना जीवन यापन करता था। सभ्यता के मार्ग में पहला कदम संभवतः इसी काल में हुआ जब उसने पत्थर का उपयोग करना सीखा। पत्थर को औजार के रूप में उसका उपयोग करना, ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है। शायद यह मानव विकास की क्रमिक श्रृंखला में, उसके विकास की कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था जब उसने उन पत्थरों से औजार बनाए। हजारों वर्ष इसमें लगा होगा, लाखों वर्ष लगे होंगे ये समझने में कि जो आसपास उसको मिल रहा है, चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे हड्डियां हो, वह उस व्यक्ति को, वह उस मानव को किसी दूसरे से उसकी रक्षा कर सकती है, किसी अन्य चीज का उससे शिकार कर सकता है, या आदि आदि इन पत्थरों के अनेक तरह के उपयोग हो सकते हैं। ये समझ उसमें नहीं थी। ये पाषाण युग की ही बात है जब वह इसका प्रयोग करना सीखा। यह पूरा काल जो है वह पत्थर के औजारों का काल है, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। ये अक्सर जो पत्थर के औजार हैं ये अधिकतर पत्थरों के किनारे पाए जाए, और उसका कारण जैसा मैंने बताया वह मूलतः शिकारी था, और एक शिकारी के नाते उसमें इतनी समझ थी कि नदी के किनारे पानी की खोज में जंगली जानवर आते हैं, इसलिए वहाँ पर शिकार मिलने की संभावना बेहतर है, और इसलिए वह अपने औजारों के साथ वहाँ तैयार रहता था और उनका शिकार करता था। तो इस प्रकार नदी के किनारों में हमें ऐसे बहुत सारे पाषाण के औजार मिले हैं। साथ ही हमें बहुत सी गुफाओं में और शैलाश्रयों में भी मिले हैं। शैलाश्रय यानी क्या? शैल यानी पत्थर, आश्रय यानी शरण। पत्थरों से जहाँ उसको शरण मिली, बड़े बड़े पत्थरों के चट्टानों जो रखी होंगी उसके किनारे आजू बाजू दुबक के जो रहा, वहाँ भी ऐसे औजार मिले हैं। तो यह काल मूल रूप से पाषाण काल कहलाता है, और सभ्यता की प्रगति में, मानव के सभ्य बनने के मार्ग में ये शायद पहला कदम माना जाता है। जिस पाषाण युग की हम चर्चा किए, वो पाषाण युग को हम 3 कालों में बांटते हैं। विद्वानों ने, शरीर विज्ञान शास्त्रियों ने 3 कालों में बांटा है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। आपको याद होगा मैंने पूर्व में बताया था कि जो मानव की प्रक्रिया, मानव विकास की प्रक्रिया को यदि आज के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक रूप में देखें तो लगभग 6 लाख साल पहले यह प्रक्रिया शुरू हुई, ऐसा माना जाता है। और ये काल जो है 6 लाख साल पूर्व से प्रारंभ होने वाला काल, वह कहलाता है पुरा पाषाण काल। पाषाण यानी पत्थर, पुरा यानी प्राचीन, प्राचीन पत्थर का काल। और ये पुरा पाषाण काल कब तक चला? याद रखिए, बहुत ही लंबा काल है। मैंने बताया आज से 6 लाख वर्ष पूर्व यह प्रारंभ हुआ, और समाप्त होने का जो काल माना जाता है वह है आज से मात्र 10,000 वर्ष पूर्व। तो पूरा पाषाण काल, एक तरीके से पूरा ही पाषाण काल को हम पूरा पाषाण काल कह सकते हैं, क्योंकि मात्र 10,000 वर्ष जो है वह मध्य पाषाण और नव पाषाण में विभाजित है। और मध्य पाषाण और नव पाषाण काल हमारे बहुत निकट का काल है।
जिसके बारे में हमें बहुत से अन्य स्रोतों से भी जानकारी मिल सकती है। 6 लाख साल पूरा पाषाण काल प्रारंभ हुआ, 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ, और नवीन पाषाण युग, जैसा मैंने बताया, ये बहुत कम समय का काल है, केवल 5,000 वर्ष। यानी आज से 5,000 वर्ष पूर्व नवीन पाषाण काल प्रारंभ हुआ होगा, ऐसा विद्वानों का मानना है। और इन दो कालों के बीच के काल को मध्यकाल कह सकते हैं, वह भी लगभग 5,000 वर्ष का रहा होगा। एक बात हमको यहाँ पे ध्यान देनी है, और वो है कि पाषाण युग दुनिया के सभी देशों में एक साथ शुरू नहीं हुआ। पाषाण युग, जिसका प्रारंभिक काल हम आज से 6 लाख साल पूर्व मानते हैं, वह ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग समय में पाषाण युग शुरू हुआ। और ऐसे ही पूरा पाषाण काल की समाप्ति का काल भी अलग अलग रहा होगा। आवश्यक नहीं कि सभी जगहों में आज से 10,000 वर्ष पूर्व के आसपास हम मध्य पाषाण काल का प्रारंभ माने। ये काल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। कुछ जगहों में तो पाषाण युग लगभग 150 वर्ष पूर्व तक चला। कहने को तो नव पाषाण युग भी पाषाण युग ही है, मध्य पाषाण युग भी पाषाण युग ही है, लेकिन एक तरीके से पूरा पाषाण काल भी आज से लगभग 150 साल पूर्व तक चला, ऐसा भी कई विद्वानों का मत है। क्योंकि आज भी कई ऐसी जातियां मिल जाएंगी, ऐसी प्रजातियां मिल जाएंगी जो बिल्कुल पूरा पाषाण युग जैसा जीवन बिता रही हैं, और इनका अध्ययन करना बड़ा रोचक होगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं, जो लोग इस पुरानी सभ्यताओं का, जो जंगलों के अंदर बसी हुई हैं, समाज से बिल्कुल अछूती हैं, और तो और जिन्हें वर्तमान समाज की कोई जानकारी नहीं है, इतना वो अंदरूनी इलाकों में रह रही हैं, वे लोग शायद आज भी पाषाण युग में ही रह रहे हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो ये तो बात हुई कि पाषाण युग का वर्गीकरण 3 भागों में, और उन 3 भागों में वर्गीकरण करते समय हम कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों में जरूरी नहीं कि ये 3 भागों का काल एक जैसा हो, लेकिन हाँ, मोटा मोटा लगभग 6 लाख साल पूर्व इनका प्रारंभ माना जाता है, और वर्तमान काल जो है वह नवपाषाण युग के रूप में देखा गया। पुराना काल में, पूरा पाषाण काल में जो आदमी का जो जीवन था, आदमी कैसे रहता था, वह शिकारी था, और जैसा पहले बताया संग्राहक था, यानी इकट्ठा करके रखता था। उसका जो मुख्य काम था, सुरक्षा के अलावा, अपनी सुरक्षा के अलावा उसका काम था भोजन इकट्ठा करना, संग्रहण करना और शिकार करना। यही तो उसके कार्य थे। तो इसी के आधार पे जो 3 भागों में बांटा है, तो इन 3 भागों में बांटने का आधार उस समय के पाए गए औजार हैं। विद्वानों का मानना है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने वातावरण के अनुसार अपने को ढालना सीख लिया था, और बुद्धि के बल पर जिसे कहते हैं प्रकृति से टक्कर लेने लगा। यानी थोड़ा सा उसका बौद्धिक विकास हो गया था, और दिमाग लगाकर कैसे टक्कर लेने लगा, जैसे उसने पत्थर को नुकीला बना लिया और दूर से अब वो जानवरों पर प्रहार करने लगा। ऐसे ही तीर जैसी कुछ चीज बना ली, और दूर से उसने चिड़िया, पक्षी, कंदमूल आदि को मारा। तो इस प्रकार थोड़ा सा विकास इस काल में हम मानव बुद्धि में पाते हैं, पूरा पाषाण काल में। और कुल मिलाकर इन तीनों कालों की विभिन्नता का आधार इन तीनों कालों में पाए गए औजार के विभिन्न स्वरूपों मान सकते हैं। इनके औजारों में अंतर है, और यही अंतर इन 3 कालों को विभाजित करता है। मनुष्य की श्रेष्ठता का मुख्य कारण क्या है? यदि हम बात करें
कि उसने प्रकृति को अनुकूल करने की प्रक्रिया शुरू की, प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की, और फिर बाद में प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने की प्रक्रिया जो शुरू की, यही बुद्धि मानव को अन्य चीजों से अलग करती है। मनुष्य की श्रेष्ठता का मुख्य कारण ही उसका ये बौद्धिक गुण था। उसके फलस्वरूप ही पूरा मानव आधुनिक मानव की स्थिति में आने में सफल हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरीके से 325 लाख साल पहले का मानव बढ़ते 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 विकास की पगडंडियां चलते चलते कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते इतने लाख वर्षों में प्रगति की उस पायदान पर पहुंचा जिसमें हम कह सकते हैं आधुनिक मानव। इसमें एक बहुत अहम चीज समझने की यह है कि सबसे ज्यादा काल वह आदि मानव के रूप में रहा, लेकिन एक बार जब उसने जानवर की प्रजाति से अपने को बदला तो उसके बाद उसमें बुद्धि आ गई, और वो बुद्धि आने के बाद उसका जो विकास है वो तीव्र से तीव्रतर और तीव्रतर से तीव्रतम हुआ। इसीलिए तो आखिरी 10,000 वर्ष आज से जो हैं वे 10,000 वर्ष ही हमारे विकास की परिभाषा को सही मायने में परिभाषित करते हैं। मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग जो है वह काल है जब मानव विकास तीव्रतर हुआ। पुराकाषाण में जो हम मानव की बात करें यदि पुरापाषाण काल के आदमियों की, तो उसकी क्या खासियत थी? पुरापाषाण काल के आदमियों की खासियत ये थी कि उसके औजार जो थे वे हमें बहुत जगह मिले हैं, खंडहरों में, टीलों की खुदाई में और पत्थर के मिले हैं। भारत में तो गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन बहुत से क्षेत्रों में हमें पुरापाषाण काल के यानी 6 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के आज से 10,000 पूर्व तक के काल के हमें बहुत से औजार मिले हैं जो गिट्टी नुमा औजार हैं, जिनका शायद गंडाचे की तरह उपयोग होता था और धार बनाई जाती थी। इतनी समझ में आ गई थी कि इसमें तेज धार बनाई जाए, घिसाई करके, काट के। हाथ की कुल्हाड़ी का भी उपयोग हमने देखा है, हमको उसका उदाहरण मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। ये हाथ की कुल्हाड़ी का औजार नाशपाती के आकार का होता था और दोनों तरफ लंबी धार होती थी। चीर फाड़ का औजार, क्योंकि वो मांस खाता था, जानवरों को मारता था, जानवरों का शिकार करता था, बड़े बड़े कंदमूल को भी काटता था, तो इसलिए उसको चीरने फाड़ने का भी औजार चाहिए, फेंकने का भी औजार चाहिए, काटने का भी औजार चाहिए। तो चीर फाड़ के औजार भी मिले, जैसे बसूला, ये एक चौड़ा धारदार हथियार होता है और इसकी धार जो होती है बड़ी चौड़ी होती है, बसूला उसे कहते हैं। तो हमें सभी तरह के हथियार इस काल में मिल जाते हैं। पुरापाषाण काल के हथियार भारत में भी कई राज्यों में मिलते हैं और गिट्टी नुमा हैं। मध्य पाषाण काल के औजारों में उनकी बात करें, क्योंकि जैसा पहले ही बताया गया कि तीनों कालों का विभाजन उन कालों में पाए गए औजारों की विभिन्नता के आधार पर है। तो इस काल के औजार कैसे भिन्न हैं? इस काल के औजार में हमको खुरचनी मिलती है, हाथ की कुल्हाड़ी मिलती है और शल्फ नुमा औजार मिलता है, फलक भी मिलता है और आदि आदि। उत्तर पूरा पाषाण काल है जो बिल्कुल निकट का काल है, इसमें फलक बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं और तीनों जो पूरा पाषाण काल के जो तीनों भाग हैं उसमें कुल्हाड़ियाँ, छेनी, खुरचनी सबसे ज्यादा प्रमुखता से पाई जाती हैं। कुल्हाड़ियाँ, छेनी और खुरचनी यानी काटने और छीलने फाड़ने के हथियार ज्यादा हैं।
पुरापाषाण के औजार खुरदरे होते थे, बेडौल होते थे, उनका कोई आकार नहीं होता था, लेकिन हाँ धार बना दी जाती थी और बड़े दिखने में भौंडे होते थे, अजीब टाइप के होते थे। कोई इसका ऐसा नहीं लगता था कि इसको कोई शेप देने का, कोई आकार देने का प्रयास किया गया है। बस धार किसी भी तरफ मिल जाए तो वो उनका एक औजार हो जाता था। और उसका कारण क्या था कि आदमी में बुद्धि तो आ गई थी, लेकिन कारीगरी जितनी समझ नहीं थी, वह कारीगर नहीं बना था। अभी भी वह काफी कुछ आदि मानव के रूप में ही था, कारीगर नहीं बन पाया था। पत्थर को तोड़कर औजार बना लिया, जैसे एक पत्थर को उसने मारा जमीन पर, टूटा, टूटने से एक पत्थर यदि धारीदार दिख गया तो वो उसकी मदद ले सकता था, ले लेता था और समझ जाता था कि यह धार चीर फाड़ के काम आ जाएगी। लेकिन उसको सुंदरता देना, उसको एक आकार देना, पकड़ने के लिए उसको सुविधाजनक बनाना, ये उसकी समझ से परे था। दूसरी बात जो पुरापाषाण काल की है, एक तो औजार के आधार पे हम कह सकते हैं कि इस काल के औजार कैसे थे। संग्रहण के बारे में हमने पहले ही बताया कि शिकार और भोजन संग्रहण इस काल के मुख्य कार्य थे। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहाँ पे विद्वानों का मत है कि ये लोग शायद पक्षियों के अंडे भी बीनते थे और खाने योग्य जड़ें भी निकालते थे और कीड़े मकोड़े खाने के लिए उनको घरौंदों से खोजते भी थे। बिल में छिपे हुए जानवरों को भी पकड़ते थे। आपको ये सब समझने के लिए सही तरीके से आपको उस काल में जाना होगा जिस काल की ये बात हो रही है। हम इतने पुराने काल की बात कर रहे हैं, उस काल तक जाना होगा, आपको अपने मन को ले जाना होगा, तब जाकर हम इस विकास की यात्रा में रुचि ले सकेंगे और विकास की यात्रा को समझना हमारे लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। यानी आदमी कितना धीरे धीरे, कितने लाखों वर्षों में, कितने हजारों वर्षों में ये सब किया, और ये स्वयं में हम इसको एक अचीवमेंट मानते हैं। बिल से जानवर को निकाल के खाना, घरौंदों से कीड़े मकोड़ों को खोजना और इसके अलावा संग्रहण करना, अंडों को इकट्ठा करना, उनको बीनना, जड़ों को काटना और उनको खाने की व्यवस्था करना, यहाँ के इस काल के आदमियों की हम बात कर रहे हैं जो लोग ऐसा करते थे। और ऐसा करते हुए इस काल के मानव जानवरों से बहुत आगे हो गए थे, क्योंकि जानवर जानवर ही रहे। अधिकतर जानवर आज भी इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए वे जानवर ही रह गए हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग झुंड बनाकर रहते थे, पत्थरों, औजारों, डंडों और मूसल लकड़ियों से लैस होके शिकार भी करते थे। यानी वो समझ गए थे आदमी, इस काल के पुरापाषाण काल के आदमी के झुंड में रहने का अपना महत्व है, शायद एकता में ही ताकत है, ऐसी भावना की शुरुआत उस समय हो गई थी। तभी वो लोग एक साथ झुंड में घूमते थे और ऐसे जंगली जानवरों का शिकार एक साथ करते थे, जैसे हिरण, भैंस, सुअर, बकरे आदि। मछली भी पकड़ना सीख लिया। खेती करना और पशुपालन नहीं जानते थे। ये याद रखेंगे कि पुरापाषाण के लोगों को खेती करना नहीं आता था और पशुपालन भी नहीं आता था। पशुपालन क्या होता है? जिसमें पालतू जानवरों को पालतू बनाया जाए, ये कला उनको नहीं आती थी। उस समय का जो पुरापाषाण काल के भोजन संग्रहण और शिकार की जो बात कर रहा हूं, ये बात समझ जाना चाहिए कि यही उनका मुख्य ऑक्यूपेशन था, ये उनका मुख्य धंधा था उस काल में। और चूंकि ये मुख्य धंधा था, उनके लिए हथियार बनाना या हथियार बनना बहुत आवश्यक था। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं हम इस काल के लोगों में, और वह था इनका निवास स्थान। इनका निवास स्थान कैसा था? सबसे कठिन समस्या थी इनकी, रहें कैसे, जिए कैसे। चारों तरफ जानवर, जंगली जानवर, हिंसक जानवर,
मौसम या तो अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक गर्म, बारिश होती हुई, लगातार मूसलाधार बारिश, बिजली कड़कती हुई, इन सब में जिंदा कैसे रहें? केवल कंदमूल और मांस से ही पेट भरेगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। और प्रारंभिक मानव को समझ नहीं थी कि ये कुछ और क्या है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि पेड़ के नीचे चले जाएं तो शायद छाया मिल जाती है, शायद पानी की मूसलाधार बौछारों से बचा जा सकता है। और अन्यथा उसके मन में सतत भय था, आंधी का, तूफान का, गर्म हवाओं का, ठंडी हवाओं का, ठंडी हवा के थपेड़ों का, रात का, जंगली जानवरों का, आदि भय उसको सतत सताया रहता रहा होगा। और इसीलिए तो आदि मानव, जो हमने बताया कि वो प्रारंभ में अधिकतर समय, जब तक वह होमो इरेक्टस नहीं हुआ, तब तक वह अपना अधिकतर समय जंगलों के पेड़ों में काटता था। और देखिए, जंगलों के पेड़ों में जब वो अपना अधिकतर जीवन काटता था, उसका उद्देश्य होता था सुरक्षा। और जब तक वह सुरक्षा के लिए जंगलों के पेड़ों में उसने ज्यादा समय निकाला, तब तक वह होमो इरेक्टस नहीं बन सका। लेकिन एक बार हिमाच्छादित दुनिया के कारण जब ऐसा काल आया, जब विश्व में चारों तरफ बर्फ ज्यादा हो गई, तब आदमी उन जंगलों से निकला और जंगल भी कम हो गए और वो समतल मैदान की ओर आया, घास के मैदान की ओर आया। तब वहां से उसके मानव विकास की प्रक्रिया थोड़ी तीव्र हुई। ये एक बहुत समझने की बात है। तो उसका जो निवास स्थान था वो मूलतः अपने को बचाने के लिए, और पेड़ थे, पेड़ों, जंगलों के ऊपर पेड़ों में चला जाता था। बाद में पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में, नदियों के किनारे, बड़ी बड़ी चट्टानों के सहारे अपना उसने जीवन यापन शुरू किया। लेकिन इस सब के पीछे कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं था। ये सब के पीछे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसने अपना दिमाग लगाया और इसलिए वह समझ सका, ऐसा नहीं है। यह उसने एक तरीके से अनुभव किया कि पेड़ के नीचे आने से उस सुरक्षा उसकी पानी से हो जाती है, इसलिए वो पेड़ के नीचे जाने लगा। क्यों होती है यह कारण उसकी समझ से परे था। चौथी खासियत पुरा पाषाण काल की, आदि मानव वस्त्रहीन था, वह नग्न रहता था, वस्त्र बनाना नहीं जानता था। और धीरे धीरे उसने, जैसा कि पहले जानकारी दी गई है, उसने सुई जैसी चीज इजाद की और वृक्षों की पत्तियां, पेड़ों की छाल आदि की मदद से और पशुओं की खाल की सहायता से शरीर को ढकना शुरू किया। सवाल ये उठता है कि शरीर को ढकने की आवश्यकता उसने क्यों महसूस की, या क्या वह ऐसे ही, जिसे हम फैशन कह सकते हैं, या कुछ चीज मिल गई इसलिए उसने पहन लिया, ऐसा नहीं है। उसने ये अनुभव किया समय के साथ साथ कि शरीर को ढकने से इस रूप में उसे कुछ राहत मिलती है, चाहे गर्मी के प्रकोप से, चाहे ठंड के थपेड़ों से, चाहे बरसात की मार से, और या फिर चोटों से। यदि वह नग्न बदन घूमता था, जंगलों में पेड़ों के बीच से जाता आता था, तो काफी छिल भी जाता रहा होगा। लेकिन अब उसको इतनी समझ आ गई कि जब वो कुछ पहनता है तो छिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, और इसलिए उसने पहनना भी शुरू किया इसी काल में। तो ये पूरा पाषाण काल की ही बात है, जब वह नग्न अवस्था से धीरे धीरे उसने पत्तों की शाखाओं, पत्तों से, छाल से और उसके अलावा खाल से अपने को ढकना शुरू किया। भोजन की बात हो गई, शिकार की बात हो गई, निवास की बात हो गई। अब आखिर आदमी रहता कैसे था? जैसा बताया है कि वह भोजन की खोज में यहां वहां भटकता था और उसका मुख्य धंधा तो शिकार ही था। तो शिकारी जो है वह शिकार की खोज में
उसका लक्ष्य तो केवल शिकार रहता है, जगह नहीं रहती। क्योंकि जगह के आधार पे यदि वो तय करे कि मैं वहां पे शिकार पाऊंगा तो निराशा ही ज्यादा लगेगी। तो इस प्रकार आदमी जो है वह शिकार की खोज में भटक जाता था, और झुंड में भी यदि चलता था तो उसमें कई बार भटकाव आ जाता था। और इसी का परिणाम था कि हम इस काल के आदमियों को एक तरीके से कह सकते हैं खाना बदोश था, यायावर था। कोई स्थान, रहने के स्थान का कोई रहने के स्थान की किसी तरह की निश्चितता नहीं थी। भोजन की खोज में घूमता रहता था, भटकते रहता था और विचरण करते रहता था। क्योंकि जंगल के फल फूल और मांस आदि खा के उसे रहना है, तो उसे जहां मिल गया या जहां उसको ये चीजें मिलने की संभावना रही, वहां उसने वहां उसने अपना मुंह मोड़ लिया, और इस प्रकार वह एक तरीके से खाना बदोश था। ये वही काल है जिसने एक ऐतिहासिक बदलाव लाया। इसी काल में आदि मानव जो आग से डरता था, बिजली आदि से जंगल में लगी आग से डर के भाग जाता था, घर्षण से उत्पन्न हुई ज्वाला को न समझ पाने के कारण उससे कोसों दूर भागता था, ज्वालामुखी से निकली हुई आग को समझ नहीं पाता था और उसका बड़ा भयानक उसको डर लगता रहा होगा। उसने ये सब डर उसका तब दूर हुआ जब उसने आग की खोज की। बल्कि ये कहना सही होगा कि आग के प्रयोग की उसने खोज की, आग कैसे बनाई जाती है। जिस आग का अभी मैंने जिक्र किया, चाहे ज्वालामुखी की आग, चाहे घर्षण से पैदा की हुई आग, चाहे वो पैदा हुई आग या बिजली गिरने से हुई आग, ये तो सब प्राकृतिक आग थी जिसका उसके पास कोई उत्तर नहीं था और इससे बचने का कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके वहां से भागने के और डरने के। लेकिन ये वह काल है जब उसने आग की खोज भी कर ली, और ऐसा करके उसने सभ्यता के युग में प्रवेश किया। आदि मानव ने आग की खोज की और एक नए पायदान पे बढ़ा, और वह पायदान कहला सकता है सभ्यता का काल। असभ्य से अब हम सभ्यता की ओर कदम रखते हैं, और सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ होगा, आग की खोज इसने कैसे की होगी। इस पे विभिन्न वैज्ञानिकों का, विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पत्थर की रगड़ से जो चिंगारी हुई होगी और उसने उसका ध्यान बार बार खींचा होगा। इसी चिंगारी से के ध्यान खींचने के कारण उसने फिर कहीं दिमाग लगाया, और बारंबार जब उसने ऐसा किया तो चिंगारियां पैदा हुई, और उस चिंगारी से उसने देखा कुछ सूखे फूल पत्ते जले, बस यहीं से ये आग की खोज हो गई। लेकिन मेरे लिए ये कहना फिर सरल है, लेकिन वास्तविकता तो ये है, आग को देखना और आग के प्रयोग को समझना, इसमें भी आदि मानव को हजारों लाखों साल लग गए होंगे। क्योंकि आग तो जब से पृथ्वी है, जब से समय प्रारंभ हुआ है, तब से आग लगने की प्रक्रिया चली होगी। लेकिन आग लगना और आग लगाने में अंतर है। आग लगने की प्रक्रिया तो वह शुरू से जान रहा था, चाहे वो जानवर के रूप में, चाहे प्रागैतिहासिक काल मानव के रूप में, चाहे आदि मानव के रूप में। लेकिन आग लगाना उसने जब सीखा, तब से वह सभ्यता की ओर चला, और आग लगाना सीखने की यह घटना, इसमें भी यह समझ, यह जानकारी, उसमें भी उसको कई हजार वर्ष लग गए होंगे। ये जो पत्थर के रगड़ की चिंगारी थी, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इतना क्रांतिकारी कि असभ्य मानव से वह सभ्यता की ओर बढ़ा, और ये परिवर्तन उसके बहुत काम आया। अब वो आग लगा के जानवरों को भगाने लगा, आग लगा के आसपास की चीजों को जलाने लगा,
और जलाने के बाद उसने देखा कि वो क्षेत्र काला हो गया है लेकिन थोड़ा साफ हो गया है। तो एक तरीके से उसने आसपास के क्षेत्र की सफाई करनी सीखी, हिंसक जानवरों को भगाना सीखा। और साथ ही आप इस बात से सहमत होंगे कि जब उसने आग लगाई तो उसको धीरे धीरे ये समझ भी आई कि इसी आग से ठंड से बचा जा सकता है, और इस प्रकार अपने को शीत से, हिमपात से कैसे रक्षा करना, यह भी उसने सीखा। फिर कालांतर में मांस को भूनने की कला भी उसको आ गई, और आग का उपयोग उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। और यह सभ्यता का काल यहीं से हम एक तरीके से मान सकते हैं। आपको आदि मानव की प्रगति को समझने के लिए उसके आग की आविष्कार की उपादेयता को, उसकी महत्ता को समझना पड़ेगा कि आग ने कैसे उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया होगा, कैसे उसको मानव विकास के उस रास्ते पे पहुंचाया होगा जहां से उसने चलना शुरू किया तो आज वो यहां पहुंचा है। मृतक का संस्कार, मुर्दों को जलाने और दफनाने का तो कोई रिवाज था नहीं उस समय। मरे तो छोड़ के चले गया, दफनाने की कोई बात ही नहीं थी। मुर्दे को वैसे ही छोड़ के बढ़ जाते थे, तो या तो पशु पक्षी खा जाते थे या समय के साथ शरीर जल जाता था, सड़ गल कर नष्ट भी हो जाता था। इस काल की अंतिम बिंदु पर यदि हम बात करें तो वह है कला। क्या वह आदि मानव जो यायावर था, जो भोजन संग्रह और शिकार पर निर्भर था, जिसका मूल धंधा शिकार था, क्या वो कला जैसी कुछ चीज से वाकिफ था? ये उसका सर्वाधिक रोचक पहलू है। इस काल के मानव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है, एक तो आग है, आग का आविष्कार या आग की खोज, और दूसरा कला। जो उस समय ऐसे हमको बहुत सी गुफाएं मिली हैं, जिन गुफाओं का काल तो आदि मानव का काल है, प्रागैतिहासिक काल है, और उन प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में जिसमें संभवतः वो अपनी सुरक्षा के लिए रहता होगा, वहां कुछ ऐसी चीज मिली है जिसे हम चित्रकारी कह सकते हैं, नक्काशी कह सकते हैं। तो क्या वे चित्रकला से वाकिफ थे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन उसका उत्तर है कि शायद वे कला से वाकिफ थे और रंगों से भी वाकिफ थे। शिकार के ही चित्र अधिक बनाते थे क्योंकि वह शिकार ही उनका मुख्य धंधा था। उनका जीवन शिकार के आसपास ही था, शिकार उनके जीवन का केंद्र था, तो उसकी चित्रकारी में भी शिकार ज्यादा दिखते हैं। लंबी सूंड वाले हाथी, तने हुए सिंगों वाले 12 सिंगे और घायल हाथियों का चित्रण उसने किया है। ऐसी कुछ गुफाएं हमें मिलती हैं। इससे पता लगता है कि चित्रकला में वो थोड़ा सा माहिर था और उसकी रुचि थी। स्पेन की जो अल्तमीरा गुफा है स्पेन में, और लास्को फ्रांस में, यहाँ की गुफाओं में इस तरह के चित्र पाए जाते हैं जिसमें शिकार का विस्तृत विवरण दिखाई देता है, और हमें काफी जानकारी मिल जाती है उस काल के शिकार और संग्रहण की कला की, और उनके कपड़ों की, उनके वस्त्रों की, उनकी बहुत सारी आदतों की जानकारी इन गुफाओं में निहित चित्रकला के माध्यम से मिल जाती है। कई गुफाओं में तो ऐसे भी चित्र मिले हैं जिससे लगता है कि शायद इस काल के लोग नृत्य कला से भी वाकिफ थे। डांसिंग पोस्चर में, नृत्य मुद्रा में, जिसे हम मान सकते हैं कि ये सब नृत्य मुद्रा दिख रही हैं, इसमें लोग दिखाई दिए हैं, तो संभवतः आमोद प्रमोद भी इसी काल में शुरू हो चुका था, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। नृत्य का जन्म भी इस काल में हो चुका था।
सौंदर्य प्रेम। अब नृत्य से क्या पता लगता है? जो मुद्राएं नृत्य करते हुए आदि मानव की बनी हैं और स्त्रियों की बनी हैं, उन मुद्राओं से साफ झलकता है कि सौंदर्य प्रेम, सुंदर दिखने का जो सुंदर दिखने की जो इच्छा थी वह शुरू हो गई थी। और ये सुंदर दिखना केवल मूर्तिकला और चित्रकला तक सीमित नहीं था। जिस तरीके के आभूषण स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा पहने दर्शाए गए हैं या मिले हैं, उससे तो लगता है कि ये वास्तव में आदि मानव, इस काल का आदि मानव सौंदर्य कला से वाकिफ था, उसे सौंदर्य प्रेम था, सुंदर बनना और सुंदर दिखना उसने सीख लिया था। हाथी दांत, उसकी हड्डियां, कई पत्थर, कई सीपियां जिनसे कर्णफूल बनाया जाता था और अन्य कई तरह के आभूषण हमें इस काल में मिले हैं। तो इस प्रकार यदि हम पूर्व पाषाण काल की बात करें तो कुछ मूलभूत जानकारियां, यानी वह एक तरीके से भोजन और संग्रहण का शिकार करता था। औजारों के आधार पर यह काल का विभाजन हुआ है। निवास स्थान के मामले में वह अभी भी यायावर प्रवृत्ति का था। वस्त्र खाल और छाल थी। खाना बदोश जीवन जीता था और अग्नि का आविष्कार, साथ ही सामुदायिक जीवन और चित्रकला, कला की रुचि, ये उस काल में परिलक्षित होती है। और सभ्यता के विकास में, सभ्यता के रास्ते में, मानव विकास के बढ़ते हुए मार्ग पर हम देखते हैं कि इस काल के महिला और पुरुषों में सौंदर्य की भावना भी आ चुकी थी।